जय हिंद। यह सेकेंड लेक्चर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन के ऊपर। इसके पिछले लेक्चर में हम बात किए थे फिजिकल पॉलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। क्या था फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का वो पॉलिसी है जिसके तहत गवर्नमेंट या आम जनता को बताती है कि कितना पैसा वो किस सेक्टर में खर्च करेगी और वो पैसा लाएगी कहाँ से। ठीक है, तो वो पैसा लाएगी कहाँ से? हमने क्या देखा था? टैक्स से। और क्या था? एसेट्स। और क्या था? बोरोइंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, बोरोइंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। और क्या था? प्रिंटिंग नोट्स। ठीक है, तो यही सारे सोर्स है जिससे गवर्नमेंट वो पैसा लाएगी। यही सारा सोर्स है। तो हमको इस सारी चीज को डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक चीज पढ़ना है, टैक्स। आपको टैक्स को डेप्थ में पढ़ना है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ठीक है, और इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये सब के बारे में आपको डेप्थ में, डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है कि हम कैसे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ठीक है, और ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो चलो यार, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालो, कॉपी कलम निकाल लो, हेडिंग डालो टैक्सेशन। टैक्सेशन, टैक्स बोलो या टैक्सेशन बोलो, एक ही बात है। क्या है टैक्सेशन? टैक्सेशन क्या है? तो टैक्सेशन इज द प्रोसेस, taxation is the process in which the government takes money from people and organization and spend it on things such that education, health, defense एक्सेट्रा। एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर आप लिख सकते हैं। तो क्या है टैक्सेशन? टैक्सेशन इज द प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेंड इट ऑन थिंग्स सच दैट एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस एक्सेट्रा। इसी को बोलते हैं टैक्सेशन या टैक्स। तो क्या है टैक्सेशन? क्या है टैक्स? तो टैक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट आम लोग से, आम लोग मतलब हम सारे जनता लोग से क्या लेती है? मनी लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट, देखिए टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन एक प्रक्रिया है जिसमें गवर्नमेंट, सरकार आम जनता से और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन हम फिजिकल पॉलिसी में बताए थे, सम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम मान लीजिए कि वो साईं बाबा का टेम्पल है। ठीक है, मुंबई की दिल्ली में एक साईं बाबा का टेम्पल है, तो वो टेम्पल से भी कुछ टैक्स लेती है। ठीक है, यानी साईं बाबा का टेम्पल में जो हम लोग चढ़ावा करते हैं, तो वो क्या हो गया? एक ट्रस्ट हो गया, तो उससे भी गवर्नमेंट क्या लेती है? टैक्स लेती है। तो वही बोल रहा है कि फ्रॉम पीपल एंड सम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सम भी लिख सकते हैं, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेंड इट। ये पैसा गवर्नमेंट, हम जो पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, तो अपने पास तो नहीं रखेगी, कहाँ खर्चा कर देगी? स्पेंड इट ऑन थिंग्स सच दैट, हमारे एजुकेशन पर हमारे एजुकेशन पर खर्चा करेगी, हेल्थ पर, डिफेंस पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, एग्रीकल्चरल सेक्टर पर, यानी जितने भी हमारे सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वो सारे उस पर खर्च करेंगे। तो इसी को बोलते हैं टैक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, टैक्स तो ऐसा अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो बहुत प्रकार के होते हैं। टैक्स होते हैं फॉर्म के बेसिस पर अलग टैक्स होता है, नेचर के बेसिस पर अलग टैक्स होता है, एम के बेसिस पर अलग टैक्स होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड के बेसिस पर अलग टैक्स होते हैं। लेकिन आपको जो सिलेबस में पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैटेगराइज होता है टैक्स का, वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और जो आपका सेकंड होता है वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स,
रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, और लास्ट होता है हमारा डिग्रेसिव टैक्स। आपको सिलेबस में बस यही पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस हम नहीं जानते हैं कि आपके सिलेबस में कुछ रिड्यूस भी हो सकता है। अगर ये सब नहीं पढ़ना है टैक्स तो पढ़ना होगा यार। अगर भी जो भी रिड्यूस हो गया आप वीडियो को स्किप कीजिए, जो काम का है वही देखिए। टैक्स हमारे यहाँ पर दो प्रकार का पढ़ना है आपके सिलेबस में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और सेकंड वाला प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बताएंगे कैसे बनता है और कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टैक्स का डायग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। क्या है डायरेक्ट टैक्स? देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति इसको पेड कर सकता है। यानी अगर हम पर डायरेक्ट टैक्स लगा है ना तो हम ही वो टैक्स पे कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या है? डिफिनेशन देखिए। डायरेक्ट टैक्स is the tax paid by the person on whom the tax has been imposed. Direct tax is the tax paid by the person on whom the tax has been imposed. It means that लिखिएगा, it means that the liability, it means that he cannot transfer the liability of tax on some other people. ये हुआ हमारा डिफिनेशन किसका? डायरेक्ट टैक्स का। कहाँ है भाई? एक मिनट थोड़ा इंक डाल दे। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स पेड बाय द पर्सन ऑन whom the tax has been imposed. It means that it cannot transfer the liability of tax on some other people. एक मिनट। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स पेड बाय द पर्सन। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है पेड बाय द पर्सन ऑन whom द टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड। कौन पेड कर सकता है? द टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड, वही व्यक्ति। पेड बाय, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पेड बाय द पर्सन ऑन whom द टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड। मान लीजिए कि हम इस पर टैक्स लगाए हैं तो यही बंदा पे कर सकता है टैक्स, उसी को बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स हम आपसे डायरेक्ट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स पेड बाय द पर्सन ऑन whom द टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड। इम्पोज्ड मीन्स जिस पर टैक्स लगाया गया। इट मीन्स दैट ही कैन नॉट ट्रांसफर द लिएबिलिटी ऑफ टैक्स। ये नहीं कि हम पर टैक्स लगा तो हम आपसे बोलिए ए मेरा टैक्स भर दो ना, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ। इट मीन्स दैट ही कैन नॉट ट्रांसफर, हम आप इस पर टैक्स लगा तो ये हम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। अपना बोझ हम पर टैक्स का ये हम पर मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ट्रांसफर द लिएबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन मी, ठीक है। इट मीन्स दैट ही कैन नॉट ट्रांसफर द लिएबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन सम अदर पीपल, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये एक सिंपल डिफिनेशन है, आप इसको याद रखिए। डिफिनेशन पूछता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स
इज द टैक्स पेड बाय द पर्सन ऑन whom ये whom है WHOM on whom the tax has been imposed. It means that he cannot transfer the liability of tax on some other people. ठीक है, चलिए अब इसका एडवांटेज देखते हैं और इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। पिछले साल इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज सिलेबस में नहीं था, पता नहीं इस टाइम है कि नहीं। अगर नहीं है वीडियो को स्किप कीजिए, अगर है तो देखिए। advantages of direct tax। पहला इक्विटेबल। अब इक्विटेबल का मतलब क्या हुआ, देखिए अब इक्विटेबल का मतलब क्या हुआ। एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है और ये एक आदमी है। ठीक है, इनका इनकम है 20,000 रुपया, 20,000। इसका है 50,000। इस बंदा का है 1,00,000 रुपया इनकम और इसका है 5 लाख। हो सकता है भारत में हर इंसान का, हर आदमी का अलग अलग इनकम है, अलग अलग सैलरी है। ऐसा तो है नहीं कि सबका बराबर सैलरी है, ऐसा नहीं है। आपके पापा का कुछ अलग सैलरी होगा, मेरे पापा का कुछ अलग सैलरी होगा। ठीक है, तो जो इक्विटेबल यहाँ पर लिखा है इसका मतलब हुआ, इसका सेंस हुआ कि अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग इनकम टैक्स लिया जाएगा, उनके सैलरी के हिसाब से, उनके इनकम के हिसाब से। इनकम टैक्स का मतलब ही हुआ कि इनकम के हिसाब से हम टैक्स लेंगे। इनका अगर मान लीजिए कि 20,000 इनकम है तो इनसे हम 2% टैक्स लेंगे। इनका 50,000 है तो हम इनसे 5% टैक्स लेंगे। इनका 1,00,000 है तो हम इनसे 7% टैक्स लेंगे। ये 5 लाख है तो हम इनसे 15% टैक्स लेंगे। ये हुआ इक्विटेबल का मतलब, ये हुआ इक्विटेबल का मतलब। यानी इट इज लाइव दैट, क्या हो सकता है इसका मतलब क्या हुआ, इट इज LEVIED lived according to the taxable capacity of the people। ठीक है, इक्विटेबल का मतलब हुआ कि इट इज lived according to the taxable capacity of the people। पीपुल का कैपेसिटी कितना है, उनका इनकम कितना है। अब ये नहीं कि ये 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो इनसे हम 5% टैक्स ले लिए, और ये 1,00,000 रुपया कमा रहे हैं तो इनसे हम 3% टैक्स ले। अगर ऐसा होता तो ये इक्विटेबल कहाँ हो। इक्विटेबल मतलब क्या हुआ, इक्वल। तो जिनका जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, यानी इनकम जितना ज्यादा होगा हम डायरेक्ट टैक्स उनसे उतना ज्यादा लेंगे। समझ में आ रहा है इक्विटेबल का मीनिंग। इक्विटेबल का मीनिंग समझ में आ गया कि देखिए हम टैक्स अकॉर्डिंग टू इनकम लेंगे, जिसका जितना इनकम उसके हिसाब से हम टैक्स लेंगे। अगर किसी का इनकम ज़्यादा है तो हम उनसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, अगर किसी का इनकम कम है तो हम उनसे कम टैक्स लेंगे। ठीक है, समझ में आया इक्विटेबल का मतलब। इक्विटेबल का मतलब कि हम लोगों के सैलरी के हिसाब से टैक्स लेंगे। इक्विटेबल का मतलब हम लोगों के सैलरी के हिसाब से टैक्स लेंगे, जिसका जितना सैलरी उतना टैक्स। अगर किसी का 20,000 है तो 20,000 के अनुसार हम टैक्स लेंगे। अगर किसी का 1,00,000 रुपया है तो हम 1,00,000 रुपया के हिसाब से उस पर टैक्स लगाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारा पॉइंट आता है वो है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या है, देखिए इनका मान लीजिए कि 1,00,000 सैलरी है। ठीक है, 1,00,000 सैलरी है तो गवर्नमेंट अभी इन पर 5% का टैक्स ले रही है। मान लीजिए अभी इस बंदा का सैलरी 1,00,000 है तो ये अभी गवर्नमेंट 5% इस पर टैक्स ले रही है। अगर इसका सैलरी ज़्यादा हुआ, यानी इसका सैलरी बढ़कर हो गया 2,00,000, कितना हो गया 2,00,000, तो ये
इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट बढ़ा देगी, अब इससे टैक्स भी ज़्यादा लेगी। क्यों? क्योंकि इसका सैलरी डबल हो गया है, इसका सैलरी बढ़ गया है तो इसका टैक्स भी बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट अब लेगा 7%। ये हम आपको एग्जाम्पल के लिए, याद मत कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि ये कोई बंदा है, उसके पास 1 लाख रुपया है, उसका सैलरी 1 लाख है, गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही है 5%, अब उसका सैलरी बढ़कर हो गया 2 लाख, तो अब उससे गवर्नमेंट लेगी 7%। कहने का मतलब यह है कि अगर सैलरी इंक्रीज होगा तो टैक्स भी गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर सैलरी मान लीजिए कि इसका 1 लाख है और इसका अब सैलरी घटकर हो गया 50,000 रुपया, 50,000, तो अब ऐसा नहीं है कि 1 लाख पर 5% गवर्नमेंट टैक्स ले रहा था तो अभी भी 5%, नहीं, टैक्स भी कम हो जाएगा, अब ये देगा 3% का टैक्स। समझ में आया कुछ? इस बंदे का सैलरी 1 लाख था तो गवर्नमेंट इस पर 5% टैक्स ले रही थी, इसका जब सैलरी इंक्रीज हुआ टैक्स भी गवर्नमेंट इंक्रीज कर दिया, जब इसका सैलरी लोअर हुआ तो टैक्स भी लोअर हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो सेकेंड एडवांटेज डायरेक्ट टैक्स का यह है कि अगर आपका इनकम बढ़ गया तो गवर्नमेंट टैक्स भी बढ़ा देगी, अगर आपका लोअर इनकम हो गया, कम इनकम हो गया, तो टैक्स भी आपसे गवर्नमेंट कम लोगी, इसको बोलते हैं कम लेगी, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए थर्ड एडवांटेज देखते हैं। थर्ड एडवांटेज है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी 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 देखिए, वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी 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 का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि जो हमारे टैक्स कटते हैं और वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट को हमारे टैक्स लेने में बहुत कम खर्चा करना पड़ता है। समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है यार, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, काम खत्म। 4 व्यक्ति है, चारों पर गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स लगाया, चारों का इनकम है, सैलरी है 1 लाख रुपया। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कितना हो गया? टैक्स कलेक्शन 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 रुपया। 10,000 इससे, 10,000 इससे, 10,000 इससे, 10,000 इससे, यानी टोटल हो गया हमारा 40,000। ध्यान से थोड़ा समझिएगा प्रोडक्टिविटी। अगर इस प्रोडक्टिविटी को समझ जाइएगा तो एक एडवांटेज और है, इकोनॉमिकल, दोनों सेम है। ठीक है, 4 व्यक्ति है, चारों पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 10%, 10%, 10%, 10%। 1 लाख का 10%, 10,000 हुआ, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, कितना हो गया? 40,000। तो टोटल टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का कितना हुआ? 40,000 रुपया। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये 40,000 रुपया कलेक्ट कौन करता है? उसके लिए एक विभाग है, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर इस 40,000 रुपया को कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को दे देता है। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स को कुछ सैलरी देगा ना? नहीं समझ, देखिए हम बोल रहे हैं कि 40,000 रुपया कलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट का आदमी करेगा, उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जो टैक्स कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। अब इनकम टैक्स ऑफिसर ये पैसा को कलेक्ट कर लिया, तो अब गवर्नमेंट भी इनकम टैक्स ऑफिसर को सैलरी देगी। सैलरी मान लीजिए कि दे दी 20,000 रुपया, 20,000, तो गवर्नमेंट को कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ? कितना बचा? 20,000 रुपया। तो यही बताने का प्रोडक्टिविटी कोशिश कर रहा है, बुक में लिखा भी होगा। बुक में तो 2 लाइन में लिख दिया है। क्या लिखा है बुक में? बुक में लिखा है कि देयर कलेक्शन चार्जेज आर लो, देयरफॉर देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज, ऐसा ही कुछ लिखा है। देयर कलेक्शन चार्जेज लो, कैसे लो होगा भाई? वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि चारों का कलेक्शन हुआ 40,000, 40,000 कलेक्ट कौन किया? इनकम टैक्स ऑफिसर ने। इनकम टैक्स ऑफिसर गवर्नमेंट का चुना हुआ आदमी होता है, एक मतलब हॉनेस्ट आदमी होता है। ये जो 40,000 रुपया इनकम टैक्स ऑफिसर ने कलेक्ट किया, अब ये ऐसा नहीं है कि 40,000 में से 10,000 रुपया चुरा लेगा और बोलेगा गवर्नमेंट से कि हमको तो 30,000 कलेक्शन ही हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हॉनेस्ट आदमी होते हैं,
इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लिखा है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये तो झूठ बोलेंगे नहीं। ये नहीं है कि अभी आप जाइए चेकिंग करने, पुलिस रुकवाती है ना, बोलती है हेलमेट का 100 रुपया लाइए, जूता नहीं पहने 100 रुपया लाइए, और 200 रुपया अपने पैकेट में रख लेगी, अपने पैकेट में रख लेगी। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने जितना कलेक्ट किया है सरकार को बोल देगी कि सर हमने इतना रुपया कलेक्ट किया है इन आदमी से, इनका टैक्स हमने काटा है, इनका इनकम इतना था तो इनका 5% टैक्स लिए, इनका इतना था तो इतना, मतलब सारा डिटेल गवर्नमेंट को बताती है। और गवर्नमेंट को ये बता दी कि 40,000 हमारा कलेक्शन हुआ, तो इसमें से जो सरकार इनका वेतन देगी, जो सैलरी देगी, वो देती है 20,000 रुपये। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मतलब पूरा अगर हम सम अप करें, ये बताना क्या चाहता है, तो ये बताना चाहता है डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट कर गवर्नमेंट के पास पहुँचाने में खर्च, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बहुत कम लगता है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए इकोनॉमिकल सेम यही है कि अगर हमारा खर्चा कम लगेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, इकोनॉमिकल सेम यही है, प्रोडक्टिविटी को ही बता रहा है कि इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी होगा, मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कब, जब प्रोडक्टिविटी होगा। फोर्थ हमारा है इंक्रीज सिविक सेंस। देखिए, जब आप स्कूल में फी देते हैं तो आपका यह राइट है कि आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी तरह जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो ये आपका राइट है कि आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि इस सेक्टर पर आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इस सेक्टर पर आप पैसा इतना क्यों खर्च कर रहे हैं, इस सेक्टर पर आपने क्यों नहीं ध्यान दिया, ये आपका राइट है। तो यही बोल रहा है कि इंक्रीज सिविक सेंस। जब आप टैक्स पे करते हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जाते हैं। ठीक है, आपका यह हक हो जाता है कि आप गवर्नमेंट से खड़े होकर ये सवाल कर सकते हैं कि आप प्राइमरी सेक्टर पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, आप एजुकेशन में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, आप हेल्थ पर खर्चा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। समझ में आ गया? तो ये हुआ एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज, हर चीज का मेरिट होता है, उसके साथ साथ डिमेरिट होता है। तो आप मेरिट देख लिए, डिमेरिट देखते हैं। देखिए, यूहेडेबल मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स का चोरी करते हैं। मान लीजिए कि आपका इनकम है 1,00,000 रुपया और सरकार को आप झूठा रिपोर्ट, नकली सर्टिफिकेट बनाकर बता दिए कि मेरा इनकम है 50,000 रुपया। तो ये क्या है? चोरी है। बहुत सारे लोग, मतलब भारत में आधे से ज़्यादा लोग टैक्स की चोरी करते हैं। अपना मतलब रियली जो उनका इनकम है वो छिपाते हैं ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। बहुत सारे लोग अपने इनकम का फॉल्स रिपोर्ट गवर्नमेंट को देते हैं कि मेरा सैलरी 50,000 है, मेरा सैलरी 30,000 है, मेरा सैलरी 20,000 है, जबकि उनका रियली में जो सैलरी होता है 70,000, 80,000, 90,000 तक रहता है। लेकिन वो गवर्नमेंट को एक फॉल्स रिपोर्ट देते हैं ताकि हम टैक्स देने से बच सके। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को और टैक्स ऑन हॉनेस्टी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, व्हाई डायरेक्ट टैक्स इज नोन एज और टैक्स ऑन हॉनेस्टी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को और टैक्स ऑन हॉनेस्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई अपन निर्भर करता है। आप अगर गवर्नमेंट से सच बताएंगे कि मेरा सैलरी 90,000 है तो वो बोलेंगे अच्छा 90,000 है, चलो लाओ 5%। अगर आप बोल दिए कि मेरा सैलरी 30,000 है तो वो बोलेगी रहने दो, 30,000 पर हम टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स और टैक्स ऑन हॉनेस्टी ये पूरा आप पर डिपेंड है, आप गवर्नमेंट को अपना कैसा रिपोर्ट देते हैं। तो हम बोले ना कि भारत में मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देने से बचते हैं और गवर्नमेंट को झूठा रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला है यहाँ पर इवेडेबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकॉन्वीनियंट।
इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, आप गवर्नमेंट को रास्ते से भटका रहे हैं। इनकन्वीनियंट का मतलब गवर्नमेंट को गलत रिपोर्ट दे देना, ठीक है। 2 लाख रुपए आपका सैलरी है और बता रहे हैं कि 30,000 है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर का शक हुआ, वो आप पर छापा मारेंगे, उसी को बोलते हैं इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। दूसरा मतलब इनकन्वीनियंट का हुआ कि अगर हम चाह रहे हैं कि एक साल का पूरा जो टैक्स है एक ही बार इंस्टॉलमेंट कर दे, उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस आ जाता है कि ये यहाँ से वेरिफिकेशन कराओ, बैंक से लिंक कराओ, तो वो जो बोरोइंग काम होता है हमारे लिए भी हो जाएगा, जो टैक्स दे रहा है और जो टैक्स काट रहा है उसके लिए भी दोनों आदमी के लिए काम लेंदी हो जाता है, यानी इनकन्वीनियंट इसी को बोल रहा है। थर्ड हमारा जो डिमेरिट आता है वो आता है डिसइंसेंटिव। ये तो भाई नॉर्मल है। मान लीजिए कि आपका सैलरी है 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया लेते हैं, 1 लाख आपका सैलरी है, 1 लाख, इस पर आपसे गवर्नमेंट ने 20% का टैक्स ले लिया, या 10% लेते हैं, 10% का टैक्स ले लिया, यानी कितना पैसा ले लिया आपसे, 10,000 रुपया ले लिया ना गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे 30 दिन काम किए हम, दिन रात मेहनत किए, खून पसीना मेरा जा रहा, गवर्नमेंट फोकट में मुफ्त में 10,000 रुपया ले गया। इससे होता क्या है, हमारे माइंड में एक डिमोटिवेशन जागता है, यार दिन भर काम कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट मुफ्त में 10,000 रुपया मेरे सैलरी से काट गया। इसी को बोल रहा है यहाँ पर डिसइंसेंटिव। यानी जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, डिसइंसेंटिव, देने में का मन ही नहीं करता है। अब आप ही बताइए, आप कहीं गए पिज्जा खाने गए, चलिए उसको इनडायरेक्ट में आपको उदाहरण से समझाएंगे। डिसइंसेंटिव का मतलब यहाँ पे यही समझिए कि आप जितना कमा रहे हैं, आपने 20,000 रुपया कमाया, दिन भर मेहनत किया, 20,000 रुपया लाए, और हम आपको पहचानते भी नहीं और बोले लाओ 5,000 रुपया। अब आप हमको 5,000 रुपया देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप दिन भर मेहनत किए हैं, आप वो पैसा कमाए, हमको क्यों देंगे? यही बात यहाँ पर होता है, आप दिन भर मेहनत किए हैं, आप गवर्नमेंट को 10,000 रुपया मुफ्त में दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा फीलिंग आता है यार हम दिन भर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट मुफ्त में फ्री में मेरे सैलरी का 10% टैक्स ले गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स लिव्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स कहाँ लगता था? सैलरी ऑफ द पीपल, ठीक है। आपका इनकम कितना है उसके अनुसार आपका टैक्स लगता था। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज, इसको याद रखना है। गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज नॉट डायरेक्टली लिव्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, ठीक है। इट इज नॉट डायरेक्टली लिव्ड। जैसे आप ये मार्कर खरीदने गए, सपोज कीजिए कि ये मार्कर खरीदने आप गए, इस मार्कर का दाम है 10 रुपया, और दुकानदार बोला कि मार्कर का दाम है 10 रुपया और 5 रुपया इस पर टैक्स लगा, 15 रुपया आप लाइए। आप गुस्सा हो जाएंगे। अगर वही दुकानदार आपसे बोला कि इस मार्कर का दाम 15 रुपया है, जीएसटी जोड़ लिया, पूरा अपना जोड़ लिया, कैलकुलेशन कर लिया, 15 रुपया लाइए, आप आसानी से दे देंगे। आप पिज्जा खाने गए, पिज्जा खा लिए, 500 रुपया आया, वेटर बोला कि 500 रुपया पिज्जा का हुआ, 100 रुपया इस पर एक्स्ट्रा लगेगा टैक्स, 600 रुपया आप दीजिए, आप गुस्सा हो जाएंगे। और वही वेटर अब आकर बोलेगा कि सर 600 रुपया टोटल आपका बिल हुआ, आप आसानी से दे देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स यही बोला कि इट इज नॉट डायरेक्टली, ये आपसे डायरेक्टली नहीं लेगा, इनडायरेक्टली लेगा, ठीक है। इट इज नॉट डायरेक्टली लिव्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, ये डायरेक्टली नहीं लेगा। अभी हम बताए ना कि आप गए मार्कर खरीदने, तो ये नहीं बोलेगा कि 10 रुपया का मार्कर है, 5 रुपया इस पर टैक्स लगेगा, 15 रुपया लाइए। वो इनडायरेक्टली बोलेगा कि भैया आपका इस मार्कर का दाम 15 रुपया है, लाइए। समझ में आ रहा है? इंस्टेड ही सी हैज टू पे द टैक्स अलोंग विद द प्राइस ऑफ अ गुड्स। इसका टैक्स इसके प्राइस में ही इंक्लूड हो गया है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हैं उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। सुबह उठते हैं, टूथब्रश करते हैं, जो आप पेस्ट लेते हैं उस पेस्ट में भी आप टैक्स देते हैं, उस पेस्ट में भी आप टैक्स देते हैं। आप उसको गौर से देखिएगा, उसके पीछे लिखेगा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ठीक है। वो आपसे GST उस टैक्स में ऐड किया है, ठीक है। आप सुबह से गए, खाना खाने गए, वहाँ पर भी GST। आप ये मार्कर खरीदे, इसमें भी GST। आप कॉपी खरीदे, उसमें भी टैक्स लगा है।
मतलब हर चीज में टैक्स आप देते आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम वाला, उसको आप देख सकते हैं कि अरे यार मैं बैंक से ये 10,000 रुपया टैक्स कट गया। लेकिन जब ये हम मार्कर खरीदे और गए दुकानदार हमसे बोला कि आप 15 रुपया लाइए, तो हमको क्या पता इसमें कितना जीएसटी है क्या है। अगर हाँ यही बोलता कि इस मार्कर का दाम है 10 रुपया, 5 रुपया आप हमको टैक्स दीजिए, 15 रुपया, तब हमको समझ में आता है यार इस पर 5 रुपया का टैक्स लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी प्राइस पर ही लगा रहता है, बस यही है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नहीं कहना है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो आप सामान खरीदते हैं उसी में क्या ऐड हो जाता है, उसी में ऐड हो जाता है आपका टैक्स, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स तो खत्म हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स अब नहीं है, इसके जगह पर क्या आ गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, टी का मतलब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स के जगह पर क्या आ गया, जीएसटी आ गया, जीएसटी। तो चलिए इनडायरेक्ट टैक्स का हम पहले एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज पहला कन्वेनिएंट, कन्वेनिएंट, ठीक है। पहला है कन्वेनिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कन्वीनियंट का मतलब हुआ कि जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं, जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो टैक्स उस गुड में ऐड रहता है। आप जब पैसा पे करते हैं तो आपको फीलिंग्स नहीं होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, इसी को यहाँ पर बोला है कन्वीनियंट। डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा था कि इनकन्वीनियंट था, मतलब कि जो हमारा एग्जैक्ट सैलरी है, हम एग्जैक्ट सैलरी गवर्नमेंट को न बताकर अपना डुप्लीकेट फिक्स सैलरी बताते हैं कि मेरा इनकम 30,000 है, 20,000 है, 40,000 है, जबकि एग्जैक्ट में रियली में हमारा जो इनकम होता है वो 70,000, 80,000, 90,000 आता है। यानी हम गवर्नमेंट को उनके पास से भटका रहे हैं ताकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स ना ले। यहाँ पर है इनकन्वीनियंट, सॉरी यहाँ पर है कन्वीनियंट। आप टैक्स से बच नहीं सकते, चाह कभी नहीं बच सकते। अगर आपको चीनी भी खरीदना है उस पर भी टैक्स ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अगर आप कॉपी खरीद रहे हैं तो 20 रुपया का कॉपी है, तो वो 20 रुपया कॉपी का प्राइस नहीं है, कॉपी का एक्चुअली प्राइस 15 रुपया है, उस पर 5 रुपया टैक्स गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया जो आप 20 रुपया का कॉपी खरीदते हैं। ये मार्कर का दाम 20 रुपया नहीं है, इस मार्कर का दाम 15 रुपया है, 5 रुपया इस पर टैक्स गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया और इसका एमआरपी बना दिया 20 रुपया जो हम पेड करते हैं। कन्वीनियंट का मतलब हुआ कि हम आपसे टैक्स ले रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है हम आपसे टैक्स ले रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपको पता चल जाता था तो आपको लगता था यार मतलब दर्द होता था, इसमें भी हम आपसे टैक्स ले रहे हैं लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है। यहाँ पर यही मतलब है कन्वीनियंट का। अच्छा, सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है? पहला एडवांटेज समझ में आया कि हम आपसे टैक्स भी ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज क्या है इसका? सेकेंड इसका मेरिट है इक्विटेबल। इक्विटेबल, इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब क्या हुआ? इंडिया के हम सारे लोग से इक्वल अमाउंट में टैक्स ले रहे हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अगर ये मार्कर का दाम 20 रुपया है तो अगर कोई गरीब का बच्चा आएगा उसको भी 20 रुपया में मिलेगा, कोई अमीर का बच्चा आएगा उसको भी 20 रुपया में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इक्विटेबल। इक्विटेबल मीन्स हमने इंडिया के हर सोसाइटी, हर सेक्शन के लोग से, हर सेक्शन के लोग से इक्वल अमाउंट में पैसा लिया है। ये नहीं है कि मारकर कोई धनी का व्यक्ति है तो उसको 20 रुपये में 20 रुपये के बजाय 10 रुपये में दे दिए, कोई गरीब का बच्चा है तो उससे 10 के बजाय 20 रुपया ले लिए। नहीं, इक्विटेबल का मतलब हुआ कि ये मार्कर का दाम फिक्स है, इस पर 5 रुपया हर लोग से लिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। दिस इज ठीक है। वही यहाँ पर बोल रहा है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब कि हर सेशन से, हर इंडिया के हर सोसाइटी से इक्वल अमाउंट में उससे पैसा लिया जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा मेरिट है सोशली डेसिरेबल। मतलब क्या हुआ सोशली डेसिरेबल? मतलब देखिए, अगर जो हमारे समाज के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू, गुटखा, मतलब जितने भी धूम्रपान वाले
नशा पदार्थ है, उनको समाज में क्या ज़रूरत है, नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिक रहा है, तो उस पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मतलब आम सिटीजन के लायक नहीं है। अगर आपको एग्जांपल से समझाए तो ये सपोज कीजिए कि एक क्लॉथ्स का फैक्ट्री है, ठीक है, और ये एक वाइन का, शराब का, दारू फेमस है, ये क्लॉथ्स का फैक्ट्री है, ये एक शराब का फैक्ट्री है। इस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी 5%, तो इस पर टैक्स लेगी 15%। समझ में आया? इसी को बोला सोशली डिसेरेबल। सोशली डिसेरेबल का मतलब कि जो समाज में अतत्व है, जो अनवांटेड एलिमेंट है, जिसका समाज में जरूरत नहीं है, सिगरेट, दारू, तंबाकू, जितने प्रकार की है, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, जो भी है, गुटखा, जो भी है, जो अनवांटेड एलिमेंट है, उस पर टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है। और जो काम लायक है, क्लॉथ्स हो गया, फूड हो गया, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, ऑक्सीजन का सिलेंडर आ गया, उस पर टैक्स बहुत मिनिमम लगता है। लेकिन जो अनवांटेड चीज़ है उस पर टैक्स गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लेती है। उसी को यहाँ पर बोल रहा है सोशली डिसेरेबल, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरिट आता है इसका वो है नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन। एक मिनट, EVASION, नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन। इसका मीनिंग सही है ना? इवेशन सही, EVASION, इवेशन। नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन का मतलब क्या होता है, इसको आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, इवेशन। नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन का मतलब हुआ कि आप चाह कर भी जीएसटी को, सॉरी बार बार जीएसटी आ जा रहा है, आप चाह कर भी इनडायरेक्ट टैक्स को नकार नहीं सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन, बचने की कोई भी चांस नहीं है आपके पास। ये नहीं है कि झूठा आप, जैसे डायरेक्ट टैक्स में आप रिपोर्ट क्या करते थे, फेंक देते थे कि मेरा सैलरी ही 30,000 है, मेरा सैलरी ही 20,000 है, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज़ खरीदना है मार्केट में। आप क्लोथ भी खरीद रहे हैं, ऑलरेडी उस पर टैक्स है। आप चीनी भी खरीद रहे हैं, ऑलरेडी उस पर टैक्स है। आप सब्जी भी खरीद रहे हैं, उस पर भी ऑलरेडी ही टैक्स है। आप जाकर मार्केट में जूस पी रहे हैं, उसमें ऑलरेडी टैक्स ऐड है। आप अब जाकर पेन कॉपी जो भी खरीद रहे हैं, पेन कॉपी बुक्स, उसमें भी टैक्स ऐड है। अब जाकर होटल में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसमें भी टैक्स ऑलरेडी ऐड है। यानी चाह कर भी आप इनडायरेक्ट टैक्स देने से नहीं बच सकते, ये हर चीज़ में ऐड है, ठीक है। तो वहीं बोला कि नो पॉसिबिलिटी, कोई भी चांस नहीं है बचने का, इनडायरेक्ट टैक्स पे करना ही करना है, ठीक है। तो ये इस इनडायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे डायग्राम। किसका डायग्राम? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव। डिसएडवांटेज सबसे इसका डिमेरिट है, सबसे ज़्यादा इसका जो डिमेरिट है वो है रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। ये एक गरीब आदमी है, ठीक है, एक गरीब आदमी है, और ये एक धनी व्यक्ति है, ठीक है, ये एक धनी व्यक्ति है। इसका इनकम है 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, और इसका इनकम है 80,000 रुपया। क्या है? 80,000 रुपया। इसका है 20,000 रुपया, इसका है 80,000 रुपया। बहुत बढ़िया। ये एक पुअर आदमी है, यार सैलरी देखकर पता है, और ये धनी व्यक्ति है। अच्छा, अब ये दोनों गया कहाँ? टिकट खरीदने, फिल्म का टिकट खरीदने। अच्छा, तो फिल्म का टिकट का दाम है 50 रुपया। ये भी 50 रुपया खरीदा, ये भी 50 रुपया खरीदा। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑल दी टैक्सेस। यहाँ पर भी इंक्लूसिव ऑल दी टैक्सेस। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए, क्या ये दोनों से इक्वली ट्रीट यहाँ पर हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो गरीब आदमी है ये भी दे रहा है 50 रुपया,
ये जो अमीर आदमी है ये भी दे रहा है 50 रुपया, यानी ये जो 50 रुपया दे रहा है तो इस पे मान लीजिए कि 5% टैक्स लगा होगा, इसमें भी तो 5% टैक्स लगा होगा। तो गरीब आदमी भी 5% टैक्स दे रहा है, अमीर आदमी भी 5% टैक्स दे रहा है। इसका सैलरी 80,000, यानी 80,000 वाले सैलरी 80,000 सैलरी वाले भी 5% टैक्स दे रहे हैं, 20,000 वाले सैलरी वाले व्यक्ति जो है वो भी 5% का टैक्स दे रहे हैं। इसी को यहाँ पर बोला है रेग्रेसिव इन नेचर। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जितने भी पुअर सेशन के लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू रिच सेशन। बहुत बढ़िया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड इसका डिमेरिट क्या है। देखिए सेकेंड डिमेरिट है इसका, वो है अनइकोनॉमिकल, अनइकोनॉमिकल या अनप्रोडक्टिविटी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अनइकोनॉमिकल, डायरेक्ट टैक्स क्या था, इकोनॉमिकल था, प्रोडक्टिविटी था। अभी हम बताएं जो इनडायरेक्ट का डिमेरिट है वो है अनइकोनॉमिकल। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कितना प्राइस चाहिए, लो प्राइस चाहिए। इसको कलेक्ट करने के लिए हाई प्राइस चाहिए, हाई प्राइस चाहिए। कैसे, अब सपोज कीजिए कि मार्कर मुंबई में ही बना, मुंबई में बना है ये मार्कर। अब मुंबई से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, भारत के सारे राज्य में ये मार्कर ट्रांसफ़र हुए। तो ट्रांसफ़र करने के लिए भाई ट्रांसपोर्ट टैक्स तो चाहिए। अब कोई गाड़ी ही लेकर जा रहा है तो उस गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, उस गाड़ी पर टैक्स लगेगा, उस ट्रांसपोर्ट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए ये अनइकोनॉमिकल है। जो थर्ड डिमेरिट है इसका वो है absence of unconsciousness, absence of unconsciousness, और या लिख सकते हैं absence of civics consciousness। अब देखो कॉन्शियसनेस, देखिए जैसे हम डायरेक्ट टैक्स में आपको क्या बताए थे, सिविक्स कॉन्शियसनेस, ठीक है, एडवांटेज बताए थे। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, अब्सेंस ऑफ सिविक्स कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे आप स्कूल में फी देते हैं और ये आपका राइट हो जाता है कि आप टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी तरह जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो ये आपका राइट बन जाता है कि आप गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इतना पैसा इस सेक्टर में क्यों खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा आप इस सेक्टर में क्यों खर्च कर रहे हैं। ये हम आपको डायरेक्ट टैक्स में बताए थे। यहाँ पर लिखा है अब्सेंस ऑफ सिविक्स अनकॉन्शियसनेस। अब ये मार्कर है, अब मार्कर का दाम कितना है, 20 रुपया हमसे लिया गया। अब हमको क्या पता कि इसमें कितना टैक्स है, हमको क्या पता कि इसमें कितना गवर्नमेंट टैक्स ऐड किया है, कितना इसका रियल कॉस्ट है, हम लोग नहीं जानते हैं। हमसे दुकानदार बोला कि इसका दाम 20 रुपया है तो हम जान गए कि इसका दाम 20 रुपया है। तो since the taxpayer do not feel that they are paying tax at the time of purchasing a commodity, समझ में, हम लोग फील ही नहीं कर पाते हैं कि जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं उस समय टैक्स दे रहे हैं, तो हम कैसे एक अवेयर सिटीजन हो जाएंगे। टैक्स को लेकर हम कैसे एक अवेयर सिटीजन हो जाएंगे जब हमको पता ही नहीं है कि जो हम सामान खरीद रहे हैं उस पर हम टैक्स दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, उसी को यहाँ पर बोला है कि अब्सेंस है, हम फील नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स में हम फील कर सकते हैं, आपके पापा फील कर सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपया गया है सरकार के पास, इसमें हम फील नहीं कर सकते हैं। वही बोला कि अब्सेंस ऑफ सिविक्स कॉन्शियसनेस। तो ये बात रहा यार, डायरेक्ट टैक्स का हम एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे, फिर इनडायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज देखे, फिर इन डिसएडवांटेज देखे। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। और यहाँ से सवाल थोड़ा आता है, डायग्राम आपको सबसे पहले डायग्राम अच्छे से देखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स के ऊपर। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा गलत तो नहीं है, प्रोपोर्शनल टैक्स। सबसे पहले डायग्राम देखिए, यहाँ पर होता है टैक्स बेस, यहाँ पर होता है टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब कितना परसेंट गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है। टैक्स बेस का मतलब आपका इनकम, आपका सैलरी कितना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर लिखिए 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, यह हमारा वाई एक्सिस।
इनकम हुआ 20,000 रुपया, ऐसा नहीं, मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ये जो टैक्स बेस है इन लाख है, ठीक है, लाख में है। ये जो टैक्स रेट है इन परसेंटेज है। बहुत बढ़िया। प्रोपोर्शनल टैक्स उसको बोलते हैं, आपका टैक्स बेस कुछ भी हो, डजेंट मैटर, टैक्स रेट सेम रहेगा। देखिए मतलब क्या हुआ, अगर आपका सैलरी 1 लाख है तो आप देंगे 10%, 2 लाख है तो भी देंगे 10%, 3 लाख है फिर भी देंगे 10%, 4 है 10%, 5 है 10%। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब हुआ कि आपका सैलरी कितना भी हो, इट डजेंट मैटर, सरकार ने फिक्स कर दिया कि हम आपसे लेंगे 10%, टैक्स खत्म। यही है, सरकार ने फिक्स कर दिया कि हम 10% आपसे टैक्स रेट लेंगे। आपका टैक्स बेस कुछ भी हो, आपका टैक्स बेस कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हम आपसे लेंगे टैक्स रेट 10%। इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस यानी ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिया जाए, जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा टैक्स है, आपको खटाक दे आंसर बताना है कि ये एक प्रोपोर्शनल टैक्स है। समझ में आ रहा है। जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिखे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो, आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर बताना है कि ये कैसा टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स है। समझ में आया। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, टैक्स बेस कुछ भी हो, सरकार को कुछ भी मतलब नहीं है कि आपका टैक्स बेस 1 लाख है कि 5 लाख है कि 10 लाख है। हम आपसे टैक्स रेट यानी हम आपसे टैक्स 5% लेंगे, 10% लेंगे, वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा डायग्राम दिया जाए आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर बता देना है कि ये हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स है। बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स आप हायर क्लास में जब पढ़ेंगे उसमें बोलता है कि अगर आपका टैक्स रेट, सॉरी आपका अगर टैक्स बेस डबल होता है तो आपका टैक्स रेट भी डबल हो जाएगा। अभी वो सब फंडा नहीं है, 10th में वो सब फंडा नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, टैक्स बेस कुछ भी रहे, टैक्स रेट कांस्टेंट है, वही हमारा हो गया प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा डायग्राम देखे आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर बताना है कि ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। इसका मेरिट हम लास्ट में देखेंगे, चारों टैक्स का मेरिट लास्ट में कंपैरिजन के साथ देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। सेकंड है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस, प्रगति। चलिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स, ये हमारा हो गया टैक्स रेट, ये हो गया हमारा टैक्स बेस। सपोज कीजिए कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सपोज कीजिए कि 5%, 10%, 15%, 20%, सो ऑन एंड सो ऑन। जब मेरा सैलरी 1 लाख था तब हमसे गवर्नमेंट बोला कि हम आपसे 5% टैक्स रेट लेंगे। टैक्स रेट मतलब यहाँ पर जनरली टैक्स। ठीक है, जब हमारा सैलरी 2 लाख हुआ तो हमसे टैक्स लिया गया 10%। बहुत बढ़िया। जब मेरा सैलरी 3 लाख हुआ तो हमसे टैक्स लिया गया 15%। बहुत बढ़िया। जब मेरा सैलरी 4 लाख हुआ तो हमसे टैक्स बढ़ाकर कर दिया गया 20%। एंड दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। जब हमारा टैक्स रेट बढ़े, सॉरी जब हमारा टैक्स बेस बढ़े और उसके साथ टैक्स रेट भी बढ़े, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और इसका डायग्राम कैसे होगा, किचुक किचुक किचुक, ऐसा इसका डायग्राम होगा। समझ में आया, कुछ समझ में आया। जीरो पर हमारा क्या होगा, जीरो, यानी ये जो डायग्राम बनेगा वो सेंटर से ऐसे बनेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है कि जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट हमारा टैक्स भी बढ़ा देगी, खत्म। यही है डायग्राम। जब भी आपको ऐसे लीनियर डायग्राम देखे, जब भी आपको लीनियर डायग्राम दिखे, आपको समझ लेना है कि ये कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है।
जब भी आपको लीनियर ग्राफ देखे आपको समझ लेना है कि कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। ये कैसा टैक्स है, बोल भाई, ये कैसा टैक्स है, हॉरिजॉन्टल है, बोलो अभी बताए हैं, यस प्रोपोर्शनल टैक्स। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। चलिए अब बात करते हैं हम रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स थर्ड है हमारा रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है इसको देखिए डायग्राम से ही समझाते हैं। ये हो गया हमारा टैक्स बेस, ये हो गया हमारा टैक्स रेट। भाई अब तो याद होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो, एक दो डायग्राम बनाओगे दिमाग में सेट हो गया। टैक्स रेट, टैक्स बेट, टैक्स बेस 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। टैक्स रेट 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ठीक है, एंड सो ऑन। जब हमारा सैलरी 1 लाख था तो हमसे टैक्स ले रहा था गवर्नमेंट 25%। जब हमारा सैलरी 2 लाख हुआ तो हमसे टैक्स लिया 20%। जब हमारा 3 लाख हुआ तो टैक्स लिया 15%। जब हमारा 4 लाख हुआ तो लिया टैक्स 10%। जब 5 हुआ तो लिया 5%। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा टैक्स बेस इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारा टैक्स रेट घट रहा है। और इसी को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा गवर्नमेंट हमसे टैक्स कम लेगा। इसी को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे हमारा टैक्स बेस इंक्रीज होगा टैक्स रेट डिक्रीज होगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो जब भी आपको डायग्राम कुछ इस तरह दिखे, जब भी आपको डायग्राम कुछ इस तरह दिखे, ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि क्या है, ये होगा हमारा टैक्स बेस, ये होगा हमारा टैक्स रेट। ठीक है, जब भी ऐसा डायग्राम दिखे आपको समझ लेना है कि ये हमारा रिग्रेसिव टैक्स है। जब भी आपको डायग्राम इस तरफ दिखे तो आपको समझ लेना कि ये हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है। और जब भी हमारा डायग्राम हॉरिजॉन्टल दिखे आपको समझ लेना है कि ये हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स है। ठीक है, तो रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, टैक्स रेट हमारा घट रहा है कब, जब हमारा टैक्स बेस बढ़ रहा है। या दूसरी तरफ से देखें, टैक्स रेट when tax base is increases then the tax rate is decreases then this tax is called as regressive tax। बहुत बढ़िया। लास्ट है हमारा डिग्रेसिव टैक्स। लास्ट हमारा क्या है, डिग्रेसिव टैक्स, जिसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसे आप देख लीजिए रिग्रेसिव टैक्स क्या है, सॉरी डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। 4 नंबर है ना, डिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स क्या है। देखिए डिग्रेसिव टैक्स हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स का मिक्सचर है। ठीक है, डिग्रेसिव टैक्स क्या है हमारा, डिग्रेसिव टैक्स हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इन दोनों टैक्स को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा डिग्रेसिव टैक्स। इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनता है, ये हो गया हमारा टैक्स बेस, ये हो गया हमारा टैक्स रेट। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड सो ऑन। हमारा डिग्रेसिव टैक्स कैसे बनेगा, सबसे पहले ऐसे बनेगा, सर्टेन लिमिट तक हमारा प्रोग्रेसिव रहेगा, सर्टेन लिमिट तक हमारा प्रोग्रेसिव रहेगा, उसके बाद ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, देखिए डिग्रेसिव टैक्स हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स का मिक्सचर है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव होगा, उल्टा हम लिख दें या प्रोपोजिट, देखिए कैसे भी चलेगा, लेकिन जब आप डायग्राम बनाएगा तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव उसके बाद प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लिखिए प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कुछ समय तक ये रिग्रेसिव चलेगा, फिर जाकर ये फ्लैट हो जाएगा यानी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा एक बात और, प्रोपोर्शनल टैक्स को और किस नाम से जानते हैं,
प्रोपोर्शनल टैक्स को और किस नाम से जानते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स को और किस नाम से जानते हैं? फ्लैट टैक्स, फ्लैट टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, शुरू में हम बताए थे प्रोपोर्शनल टैक्स, याद है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाला में क्या था? प्रोपोर्शनल टैक्स। इसको हम लोग फ्लैट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम दिखे आपको समझ लेना है कि डिग्रेसिव टैक्स है। ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, आगे पता नहीं पूछेगा कि नहीं। ऐसे आपको डायग्राम याद रखना है माइंड में। डिफिनेशन पूछ सकता है, डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एक बार चलो यार चारों का डायग्राम बनाते हैं। चारों टैक्स अभी जो हम पढ़े उसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। इसका डायग्राम कुछ इस तरह था। यहाँ था हमारा टैक्स बेस, यहाँ पर था हमारा टैक्स रेट, और ये कुछ इस तरफ बनता था। ठीक है, कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल बनता था, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस था। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट टैक्स। इसका अदर नेम क्या है? फ्लैट टैक्स। अच्छा, सेकेंड हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स का डायग्राम कैसा था? प्रोग्रेसिव टैक्स का कुछ इस तरह था, लीनियर। ठीक है, लीनियर था। यहाँ था हमारा टैक्स बेस, यहाँ पर था हमारा टैक्स रेट। ठीक है, टैक्स बेस का मतलब आपका सैलरी, इनकम। टैक्स रेट का मतलब गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स ले रही है। तो ये कुछ हमारा लीनियर ग्राफ था। उसके बाद हमने देखा था थर्ड में हमने क्या देखा था? रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। इसका कुछ इस तरफ ग्राफ था, देखिए। प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स का कुछ इस तरफ था। ये हुआ हमारा टैक्स बेस, ये हमारा हुआ टैक्स रेट। ठीक है, तो कुछ इस तरफ था। फोर्थ हमने देखा डिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स। और डिग्रेसिव टैक्स का हमारा कैसा डायग्राम था? ये हुआ हमारा टैक्स बेस, ये हुआ हमारा टैक्स रेट, और इसका डायग्राम सबसे पहले तो ये जा रहा था प्रोग्रेसिव, उसके बाद कैसा हो गया? प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका मेरिट क्या है।